तो आज की क्लास में उसी चीजों के साथ केमिकल बॉन्डिंग के कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी को समझते हुए हम आगे क्लास को समझेंगे। पिछली क्लास में जहां तक हमें याद है कि हमने इस चैप्टर में कुछ टर्म्स को डिफाइन किए थे। कुछ टर्म्स को क्या किया था? डिफाइन किया था। कुछ टर्म्स को क्या डिफाइन किया था देखते हैं। जैसे एक लैटिस एंथैल्पी डिफाइन किया था, याद है सभी बच्चों को? बॉन्ड ऑर्डर डिफाइन किया था, बॉन्ड लेंथ डिफाइन किया था, ठीक है ना? बॉन्ड एनर्जी डिफाइन किया था शायद, और बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, लैटिस एनर्जी, एंथैल्पी जिसको बोले थे, बॉन्ड एंथैल्पी की बात हुई थी। और इन चीजों को हमने समझ लिया था। जब भी हमें एंथैल्पी से रिलेटेड कोई भी बात करेंगे तो हमेशा एक मोल की बात होगी। अगर आपको कंबसन की एंथैल्पी की बात करेंगे तो एक मोल जलेगा। अगर बॉन्ड एंथैल्पी की बात करेंगे तो एक मोल बॉन्ड को क्या करना होगा? ब्रेक करना होगा, नहीं? और लैटिस एंथैल्पी में किस चीज की बात होती है कि एक मोल आयनिक कंपाउंड, एक मोल ऑलवेज। केमिस्ट्री में किसी एंथैल्पी या किसी चीज को समझने में एक मोल का बहुत बड़ा रोल है। एक मोल, कम से कम एक मोल की बात हम करते हैं डेफिनेशन टर्म्स को डिफाइन करने के लिए। अगर एक मोल कोई आयनिक सॉलिड ले तो आयनिक सॉलिड में क्या होगा भाई? कैटायंस होंगे, और एक क्या होंगे बताओ? एनायंस होंगे, ठीक है? अब एक कैटायन को और एनायंस को सेपरेट किया जाएगा। तो कैटायन एनायन क्या होते हैं? दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं। उसको सेपरेट करने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एक मोल के लिए, उसको हम बोलेंगे क्या? लैटिस एंथैल्पी। क्या बोलेंगे? लैटिस। तो इस डिफिनेशन टर्म को समझने के बाद हम लोगों ने एक और टर्म समझा था, दैट इज कॉल्ड क्या? रेजोनेंस। और रेजोनेंस हमने बनाया भी था, ओजोन का स्ट्रक्चर बनाया था, और कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर है। कार्बोनेट आयन सभी बच्चे जानते हैं, कैसे लिखते हैं कार्बोनेट आयन? CO3 2 निगेटिव। अब जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसमें क्या होता है? एक मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है और एक लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। तो कार्बन और ऑक्सीजन में कार्बन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो कार्बन को बीच में रखेंगे और सराउंड में क्या रखेंगे भाई? ऑक्सीजन को। फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश, सबके ऑक्टेट वगैरह कॉन्फ़िगर करेंगे। तो कुछ बना करके दिखाया गया था, उसकी प्रैक्टिस अगर हम करते हैं तो एग्जाम में इसी सब रेजोनेंस स्ट्रक्चर को दिमाग में रखेंगे तो कम से कम ये तो बनाने आ जाएगा। फिर अगर 4-5 तुम्हें बनाने का दिमाग में रखोगे तो चौथा कोई नया भी आएगा तो तुम क्या कर सकते हो? उसको बना सकते हो। तो एक कार्बोनेट का बताया था, एक हमने ओजोन का कहा था, आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए। एक बेंजीन का हमने कहा था कि बेंजीन के अल्टरनेटिव बॉन्ड में जो कंजुगेट बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, अब हम यहाँ भी ऐसे भी डबल बॉन्ड बना सकते हैं, बदल सकते हैं डबल बॉन्ड के पोजीशन। उसी तरीके से जाते जाते हमने कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड का भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड सब बच्चों को पता है CO2 होता है। CO2 का रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये मेन फॉर्मूला हो गया। फिर इसके रेजोनेंस में एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, फिर ऑक्सीजन का उस वाले ऑक्सीजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, और इसके साथ क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड। कुछ इस तरीके की रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमने बनाने की कोशिश की थी, और पिछले क्लास में हमने इसको समझाने का भी कोशिश किया था। आज रेजोनेंस क्या करता है का जितना रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है वो चीजें उतनी ज्यादा स्टेबलाइज होती है। हमने चर्चा की थी कि कोई चीज एक से ज्यादा फॉर्म में पाया जाता है तो वो ज्यादा स्टेबल नहीं माना जाएगा। मान लो कि कोई आदमी बहुत अच्छा गाना भी गा लेता है और बहुत अच्छा डांस भी कर लेता है, ठीक है? तो क्या हुआ भाई? वो ज्यादा एबिलिटी वाला आदमी नहीं हुआ। एग्जिस्ट कहां करेगा? जहां डांस स्टेज बनेगा वहां भी एग्जिस्ट करेगा, जहां गाना गाने का स्टेज बनेगा वहां भी एग्जिस्ट करेगा। तो दो जगह वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है? और वो पढ़ने में भी होशियार है तो तीसरी जगह भी एग्जिस्ट करेगा, और वो अच्छा कोई खेल भी खेल लेता है तो चौथी जगह भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है? टॉप में 4 जगह पे रहेगा वो बच्चा। तो ये एबिलिटी, जिसकी ज्यादा एबिलिटी है, जितने ज्यादा रूप में कोई चीज पाया जाता है वो चीजें उतनी ज्यादा क्या मानी जाती है? स्टेबल मानी जाती है। तो हमारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स का क्या बताएगा? स्टेबिलिटी को बताएगा।
मान लो कि कोई एक मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए हमने नाम लिया, उस मॉलिक्यूल्स का रेजोनेंस स्ट्रक्चर 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपने बनाया, फिर एक मॉलिक्यूल्स लिया, उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपने 5 बना दिया, 5 फॉर्म में रखते, तो हम कहेंगे 3 से ज्यादा, 5 वाला ज्यादा क्या है, स्टेबलाइज। ठीक है, समझ गया सब बच्चा? अच्छा बच्चा सब है। एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज लेस। अब क्या किया जाता है कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं उसका एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। रेजोनेंस क्या बनाते हैं, हाइब्रिड बनाते हैं। देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। हाइब्रिड करने का मतलब सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर को मिला के एक फॉर्म। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड करने का यह मतलब एक ऐसा स्टेट जिसमें उस स्टेट से हम किसी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। और सबसे ज्यादा स्टेबल वाली चीज सबसे कम एनर्जी का होता है। क्या हमने केमिस्ट्री में माना है कि ज्यादा एनर्जी लेस स्टेबल, लेस स्टेबल, और कम एनर्जी मोर स्टेबल। जैसे तुम अपने जीवन में भी कम एनर्जी वाला काम करते हो, सोने का काम सबसे ज्यादा करते हो, 8 घंटे सोते हो ना भाई, 24 घंटा का 8 घंटा नियर अबाउट क्या है, 33% है। 33% तो डॉक्टर भी कह रहा है सोने के लिए 7 से 8 घंटा। ठीक है, क्यों भाई, लोएस्ट एनर्जी स्टेट पे सिस्टम स्टेबल होता है, सिस्टम को रहना भी चाहिए। हम कितनी देर भाग सकते हैं, कितनी देर दौड़ सकते हैं, कितनी देर हल्ला कर सकते हैं, कितनी देर गुस्सा कर सकते हैं हमारे पेरेंट्स तुम पे, कुछ ही समय के लिए। दिन भर थोड़ी शुरुआत की मॉर्निंग से रात भर गुस्सा कर रहे हैं, ऐसा कोई भी आदमी, तब तो फिर पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कोई नॉर्मल स्टेट नहीं है। ठीक है, कि सवेरे मम्मा मारना शुरू करी या रात भर मार रही है, ऐसा नहीं होता है। 2-3 बार बातचीत हुआ फिर लेट, उसको आदमी को भूल भी जाना चाहिए, भूल भी जाता है आदमी। हाई एनर्जी स्टेट पे सिस्टम कभी भी ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं होता है। तो सिस्टम ये भी कहता है कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्टेट है वो लो एनर्जी स्टेट पे, दिमाग ये कहता है कि जिसके पास ज्यादा एनर्जी है वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। नहीं, थोड़ा सा ऐसा नहीं लगता है, ज्यादा एनर्जी ज्यादा ताकत ज्यादा स्टेबल, नहीं भाई, ज्यादा एनर्जी वाला कम स्टेबल। ठीक है, और कम एनर्जी वाला ज्यादा स्टेबल। रेजोनेंस शो एवरेज एंड बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉलिक्यूल। कहता है रेजोनेंस जो होता है ना, किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बाउंड बनती है उसका एक एवरेज सेंस देता है, एक एवरेज व्यू देता है। ठीक, अब जैसे एक छोटी सी बात है कि बेंजीन का एक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर? बेंजीन का ये स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। और तुमने पढ़ा है कि डबल बॉन्ड क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है बॉन्ड लेंथ। सिंगल बॉन्ड क्या होता है, बड़ा होता है। देखा क्या गया, ये डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये सब न डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ दिखा रहा है न सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ दिखा रहा है, ये इन दोनों का एवरेज दिखा रहा है। मान लो 1 मिनट के डेटा हमें याद नहीं है, डेटा अगर रहता तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर पाता। मान लीजिए कि इसका बॉन्ड लेंथ 120 पिकोमीटर, मान लीजिए 1 मिनट में, करेक्ट डेटा नहीं है, और इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा कि छोटा होगा, बड़ा होगा, सिंगल बॉन्ड है बेटा, बड़ा होगा, तो मान लो कि 130 पिकोमीटर, बट रियल में ना ही 120 पिकोमीटर ना ही 130 पिकोमीटर, इन दोनों के बीच का कोई पिकोमीटर मान लीजिए, तो कौन सा है भाई, 124 पिकोमीटर। यानी इसका जो रेजोनेंस कैरेक्टर होने के कारण क्या करता है, ये मॉलिक्यूल्स के एवरेज कैरेक्टर को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। तो क्या क्या बताएगा भाई, रेजोनेंस, ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ज्यादा स्टेबल चीज। रेजोनेंस हाइब्रिड के स्टेट में एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तीसरी बात कि रेजोनेंस का जो नेचर है किसी मॉलिक्यूल्स का, वो उसके एवरेज कैरेक्टर को, मॉलिक्यूल्स के एवरेज कैरेक्टर को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। ये सब रेजोनेंस की क्या कर सकते हो, हम प्रॉपर्टी बता सकते हैं। ठीक है, समझ रहा है इतनी बात सही बच्चे? अब चलो कुछ बातचीत और हम लोग, आज उस दिन इतना पढ़ लिया था हम लोगों ने, ठीक है ना, केमिस्ट्री 11th की क्लास में चौथा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं।
आज हम लोग बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, सभी बच्चे लगाएंगे पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। लिखेंगे सही बच्चे, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड लिखेंगे सही बच्चे, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि व्हाट डू मीन बाय पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, और कुछ चीजें पूछेंगे आपसे। तो अभी हम लोग इस चीजों को थोड़ा सा समझ जाएंगे। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड को समझने के लिए आपके दिमाग में एक बात होना चाहिए कि एक एलिमेंट है जिसको हम ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव बोलते हैं, और एक एलिमेंट ऐसे भी होती है जो कम इलेक्ट्रॉन निगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी एक टेंडेंसी थी, इलेक्ट्रॉन गेन क्या था, इंथैल्पी था, आयनाइजेशन इंथैल्पी थी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी थी। ये दो टॉपिक इंथैल्पी पढ़ाया था, और एक इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी पढ़ाया। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी एक टेंडेंसी है जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, खींच लेता है। ठीक है, इस पर पोलैरिटी को हम डिफाइन करें। ठीक है, सपोज कर लो कि दो सेम इलेक्ट्रॉन निगेटिव वाला एलिमेंट कनेक्ट हो गया, दो सेम इलेक्ट्रॉन निगेटिव वाला एलिमेंट कनेक्ट हो गया। क्या कहने का मतलब कि सर O2 जैसा मॉलिक्यूल्स कनेक्ट हो गया। O2 एक एटम हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या हो गया, सेम ही टाइप के एटम है। तो सेम टाइप का एटम आपस में कनेक्ट होंगे, तो बताओ इसमें इस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को कोई भी एक भी एटम अपनी ओर खींच पाएगा? तो तुम कहोगे सर नहीं खींच पाएगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन निगेटिव ये है उतना ही इलेक्ट्रॉन निगेटिव ये भी है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में जिसमें इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का डिफरेंस 0 हो, ऐसे बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल। बट मान लो कि तुम्हारे पास HF जैसा एक कंपाउंड होगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो तुम सभी बच्चों को पता है कि फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट, और हाइड्रोजन क्या है, उससे थोड़ा सा क्या है, कम इलेक्ट्रॉन निगेटिव है। तो ये जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, इस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, इसको ये क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। किधर भाई? इस साइड की, ये अपनी ओर ऐसे खींच लेगा, इस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। जब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर आएगा निगेटिव चार्ज, और इस पर क्या आएगा बताओ, पॉजिटिव चार्ज। इसको बोलेंगे पोलर। इसको क्या बोलेंगे? पोलर कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड समझ रहे हो सही बच्चा? यहां भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई भाई? एक हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लाया, एक फ्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लाया। यहां पर क्या हो गया भाई? यहां पर दो ऑक्सीजन एटम ने लाया इधर से। यानी जो कोवेलेंट बॉन्ड हो वो पोलर नेचर का भी हो सकता है और नॉन पोलर नेचर का भी हो सकता है। जैसे मान लो कि हमने Cl2 लिखा, तो क्लोरीन ने अपने एक क्लोरीन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया। इसमें इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का डिफरेंस 0 है, इसीलिए ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल। बट ये क्या है? पोलर। जैसे हम एक और मॉलिक्यूल्स लिखेंगे HCl। HCl में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव है और हाइड्रोजन क्या है, कम है। तो क्लोरीन पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे क्या आएगा बताओ, पॉजिटिव चार्ज। और इस कंपाउंड को पोलर बोलते हैं। इन पोलर कंपाउंड देयर इज ए पोलैरिटी, बॉन्ड पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। ये जो चार्ज का जो डिसलोकेशन हुआ, एक निगेटिव बन गया, इसको बोलते हैं पोलैरिटी, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड में पोलर नेचर का बॉन्ड बनने लगा। इसमें नॉन पोलर बॉन्ड, ठीक है। दिस पोलैरिटी अराइज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस इन बाउंडेड एटम। क्योंकि ये पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड हुआ क्योंकि जो बाउंडेड एटम है उसके पास क्या है, एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव है और एक क्या है बताओ, कम इलेक्ट्रॉन निगेटिव। बताओ इसमें बताओ कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव है? क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव। क्या दिक्कत हो रहा है भाई? हाइड्रोजन क्या है बताओ, कम इलेक्ट्रॉन निगेटिव एज कंपेयर टू क्या, क्लोरीन। पाउली एक स्केल बनाया गया था, जिस पाउली स्केल पे क्या किया था, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी को नापा गया। तो ये नापने की कोई मतलब कि एक ऐसी टेंडेंसी होती है, इसको कोई बट प्रयास करके इसको नाप कोशिश की, स्केल बनाया गया। उस स्केल पे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी को क्या कर लिया था, मेजर किया था, नापा था। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या मिली थी, ज्यादा मिली थी।
तो कहा गया ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो बॉन्ड को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। जैसे एक और मोलिकुल्स ले लेते हैं, बड़ा फेमस मोलिकुल्स है, हम डेली उसका यूज भी करते हैं, जैसे वाटर है H2। वाटर में ऑक्सीजन बीच में होगा और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव हाइड्रोजन ऐसे। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आएगा, है ना, उस स्लाइड पॉजिटिव चार्ज को डेल्टा के साइन से रिप्रेजेंट करता है। तो ये पोलर मोलिकुल, समझ गया। बट कोई आदमी पूछेगा H2 क्या है सर, तो H2 क्या बोलोगे, बताओ बच्चा पार्टी, बोल दो कोई बच्चा, नॉन पोलर मोलिकुल, नॉन पोलर मोलिकुल। समझ गया सब बच्चा पार्टी। पोलर मोलिकुल्स जो होंगे तो उसका एक नया फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। हर एक पोलर मोलिकुल्स का पोलैरिटी डेवलप हो गई तो उसका एक डाइपोल जैसी चीज बनेगी। डाई मतलब दो, पोल मतलब हो गया पोल, तो डाइपोल में एक नेगेटिव चार्ज बना और एक क्या बना, पॉजिटिव चार्ज। तो इस डाइपोल का, इसको हम डाइपोल भी बोल सकते हैं, पोलर मोलिकुल्स को क्या बोल सकते हैं, इसको डाइपोल, डाइपोल। अब इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है। इस डाइपोल मोमेंट क्या होता है, हमेशा निगेटिव चार्ज की तरफ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। नॉन पोलर मोलिकुल्स आप ये सब लिख लियो, लिखने की जरूरत नहीं है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली अट्रैक्ट बाय द टू एटम्स, एज द रिजल्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इज सिचुएटेड एग्जैक्टली बिटवीन द टू आइडेंटिकल न्यूक्लियाई। मान लीजिए कि आपका ये नाइट्रोजन का न्यूक्लियाई है, दूसरा ये नाइट्रोजन के बीच का न्यूक्लियाई, और इन दोनों के बीच में क्या है बताओ, ट्रिपल बॉन्ड होता था। तो भाई जितना ताकत इसके पास उतना ही ताकत इसके पास है, तो क्या ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर उधर खींचेगा। भाई ये भी नाइट्रोजन है और ये भी क्या है बताइए भैया, नाइट्रोजन है। जब ये दोनों नाइट्रोजन है और दोनों के न्यूक्लियस में सेम ताकत है, दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, तो क्या ये बॉन्ड को खींचेगा, नहीं। यानी एटम वाला ये जितने भी लिखे हुए ना सब क्या है, नॉन पोलर। बट डिसिमिलर एटम जब होंगे तो वो पोलर हो, ठीक है, क्या होंगे, पोलर होंगे। ये सारे नॉन पोलर है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कोई इक्वली अट्रैक्ट कर रहा है, कोई भी खींच नहीं रहा। लिखने की जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत है। चलिए अब यहां पर एक बात समझ लियो, मैं स्लाइड को लिख वहां ले जा रहा हूं, बट आपको आप समझ कॉपी में नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। क्या बोला, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहने का मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन pair between the two atom get displaced from more towards the more electronegative element, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड में क्या है, कोई बच्चा बता दो। एक हाइड्रोजन हो गया और दूसरा क्या हो गया बताओ, फ्लोरीन हो गया। हाइड्रोजन फ्लोराइड के भी सिंगल बॉन्ड है, बताओ इसमें कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, फ्लोरीन ज्यादा निगेटिव है। इस पर क्या बनेगा, निगेटिव, इस पर क्या बनेगा, पॉजिटिव। उस साइन को डेल्टा बनाएंगे। डेल्टा क्यों बनाएंगे भाई, छोटा होगा, ठीक है। कोई आदमी पूछेगा ऐसा क्यों हुआ, तो आप क्या जवाब होगे, ये जो फ्लोरीन है ये क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट। समझ गया सब बच्चा, निगेटिव, ये बात याद रखना है सर। चलिए भाई थोड़ी सी एक बात और कर लेते हैं हम लोग। अब जो पोलर कंपाउंड होंगे, पोलर जो कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, उसके क्या होंगे भाई, डाइपोल मोमेंट होंगे। अब इस बात को हम अपने कॉपी में लिख सकते हैं। तो अभी हमने पोलर कंपाउंड की बात में पढ़ा, HF हमारा क्या है, पोलर कंपाउंड है। तो डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, म्यू लिखा जाता है, इसके रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे निकालेंगे, चार्ज को मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन से। जैसे HF लिखते हैं तो HF क्या हो गई, ये H हो गया, ये हमारा H हो गया और ये हमारी F हो गई। तो इस HF में इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर क्या होगा बताओ, पॉजिटिव चार्ज होगा। इस चार्ज को इसके बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, इसी को डाइपोल मोमेंट बोलते हैं और इसको बोलते हैं म्यू, रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। तो इसकी यूनिट क्या होती है भाई, डेबाई यूनिट होती है। ऐसे तुम समझोगे तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कोई बच्चा बताएगा, कूलम। और लेंथ का यूनिट क्या होता है बताओ, मीटर। कूलम मीटर को ही हम लोगों ने क्या लिख दिया, डे बाई, DE डे, DY डे बाई, डी कैपिटल से रिप्रेजेंट। 1 डे बाई इतना कूलम मीटर के बराबर होती है।
C कूलम एंड M मीटर। डाइपोल मोमेंट वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन होता है। इट इज डिपेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव बाय एरो। पॉजिटिव से निगेटिव की ओर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। पॉजिटिव से निगेटिव की ओर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ठीक है। यही पूछे आपको एग्जाम में कि पोलर जो कंपाउंड्स होते हैं उसके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, तो आप क्या लिखिएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की। ठीक, यूनिट क्या होता है, डेवाई होती है। वेक्टर की स्केलर है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। एक नई फिजिकल क्वांटिटी समझ गए, जैसे हमने लेंथ समझा था, ब्रेथ समझा, एरिया समझा था, वेलोसिटी समझा था, एक्सेलरेशन समझा था फिजिक्स में। अरे क्या है भाई, डाइपोल मोमेंट भी फिजिकल क्वांटिटी। इसका क्या यूनिट होगा भाई, कूलम मीटर या डेबाई होगा। एक डेबाई किसकी कूलम मीटर के बराबर है, इतने कूलम मीटर के बराबर, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा याद कर सकते हैं हम। चलिए भाई, अब कुछ कंपाउंड दे देंगे, उसके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पूछेगा। हम लोगों ने पिछली क्लास में वेक्टर के बारे में, अगर कोई वेक्टर ऐसे जा रहा है, क्या भाई, ये डायरेक्शन होगा, ऐसा पड़ा। कोई वेक्टर ऐसे जा रहा है, इसका रिजल्ट नहीं इधर है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, होगा। अगर कोई वेक्टर ऐसे जा रहा है, दूसरा वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा। ऐसा हमने सीखा है बचपन में जब हम 11th क्लास स्टार्ट किए थे, वेक्टर का ट्रायंगल। उसी तरीके से यहां हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करेंगे, ठीक है। कौन सा लॉ हो गया, ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ से। अब देखेंगे कैसे हम अप्लाई करेंगे, यहां पे इस बात को हम लोग चेक करेंगे। तो ये बात हम लोग यहां से देखेंगे। देखो एक चीज हम लोग बनाया कि डाइपोल मोमेंट को दो पार्ट में बांट दिया। क्या बनना डाइपोल मोमेंट को, कि डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल्स के पास एक बाउंड डाइपोल मोमेंट होता है और एक ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट। क्या होता है सो समझेंगे सही बच्चे। एक होता है बाउंड डाइपोल मोमेंट और एक होता है ऑर्बिटल डाइपोल। क्या होता है, molecules has bound dipole moment, molecules has orbital dipole moment if it has lone pair of central metal atom। देखिए जैसे मान लो कि आपने HF लिखा, तो HF में क्या हो गया, एक बॉन्ड पेयर है और इस बॉन्ड पेयर का जो डाइपोल मोमेंट ये निगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। इसके पास सिर्फ बॉन्ड डाइपोल मोमेंट, निगेटिव से पॉजिटिव की, ठीक है। फिर से समझ लो सही बच्चे, कोई मॉलिक्यूल्स होगी उसमें एक बाउंड बनेगा, जो मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव होगा उधर क्या होगा भाई, बाउंड डाइपोल मोमेंट होगा। निगेटिव पॉजिटिव से किधर की ओर, निगेटिव की तरफ। अब क्या होगा, मॉलिक्यूल्स हैज ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट इट इफ इट हैज लोन पेयर। जैसे मान लो कि एक अमोनिया जैसा एक कंपाउंड ले लिया। अमोनिया का जब स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो अमोनिया में ये हाइड्रोजन लगाओगे, यहां भी हाइड्रोजन लगाओगे और यहां भी हाइड्रोजन लगाओगे और इस पर क्या लगाओगे, एक इलेक्ट्रॉन्स लगाओगे। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नाइट्रोजन के पास यहां पर क्या होता है, लोन पेयर होते हैं। ये जो लोन पेयर होता है इसका भी बाउंड ऑर्डर होता है, सॉरी बाउंड डाइपोल मोमेंट होता है, सॉरी डाइपोल मोमेंट होता है। उस डाइपोल मोमेंट को हम लोग ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट बोलेंगे। लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट को हम ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट बोलेंगे और बॉन्ड पेयर का जो डाइपोल मोमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे भाई, बाउंड डाइपोल। डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम एटम विच कंटेन लोन पेयर। यानी लोन पेयर जो रखेगा उससे हमेशा दूर क्या होगा, ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। फिर सभी बच्चे समझ लो, ये बात थोड़ी सी दिक्कत करेगी बच्चों को। क्या बोला भाई, डाइपोल मोमेंट कह सकते हैं, दो तरीके से हम समझ सकते हैं। एक बाउंड का डाइपोल मोमेंट होगा और एक लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट होगा। बट लोन पेयर किस पे होगा, सेंट्रल एटम पे होना चाहिए, सेंट्रल एटम। यहां पर ये जो नाइट्रोजन है ना वो सेंट्रल एटम होगा। सर कैसे सेंट्रल एटम है, तो नाइट्रोजन के इर्द गिर्द हाइड्रोजन जैसी छोटी छोटी एटम चिपकी हुई है। तो हमारे पास ये जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसके पास क्या है, ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट। कैसे बनाएंगे इसका डायरेक्शन, हमेशा इससे ऊपर।
तुम कहोगे सर इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, होगा भाई, क्यों नहीं होगा बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट? क्या होगा बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव है? नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, तो नाइट्रोजन की तरफ ये जाए, क्या बोले, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएगा। तो बताओ ये डाइपोल मोमेंट किसका बताया? ये बोला बाउंड डाइपोल मोमेंट के लिए बोला। फिर ये बाउंड डाइपोल मोमेंट इसका भी ऐसे बना दो, इसका बाउंड डाइपोल मोमेंट ऐसे बना दो, और ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट कैसे बना देंगे? ऊपर बना। कोई बच्चा बताए मोमेंट ऊपर होगा कि नीचे होगा? नेट डाइपोल मोमेंट सारा तो ऊपर ही जा रहा है, तो नेट डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा बताओ, ऊपर होगा कि नीचे होगा? ऊपर ही होगा। तो ये हमारा नेट डाइपोल मोमेंट ही है। यही आपको पूछेगा बनाने को, एग्जाम में देगा कि भाई नेट डाइपोल मोमेंट बनाओ, बाउंड डाइपोल मोमेंट बनाओ, ऑर्बिटल डाइपोल, ठीक है, इक्वल्स बनाओ, उसका स्ट्रक्चर। चलिए भाई, अब जैसे एक छोटा सा और सवाल ले लेते हैं। जैसे तुम्हारे पास यहां पर एक दो बने हुआ है हमारे पास, देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के डाइपोल मोमेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हो? ध्यान से देखो, कंपाउंड के डाइपोल मोमेंट का रिप्रेजेंटेशन बताओ, पहले देख लो फिर बताना। मैं बनाने का हमारा बाउंड है, बताओ फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आएगा बताओ? पॉजिटिव आएगा। तो इसके पास कौन सा डाइपोल मोमेंट है? बाउंड डाइपोल मोमेंट है, बना दिया, ठीक है। चलिए, ये वाटर है, तुम कहोगे सब तिरछा क्यों बनाया है? तिरछा इसीलिए बनाया गया कि हमारे ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे दो लोन, ये हमारी ऑक्सीजन क्या किया, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक यहां, दूसरा कौन है भाई यहां, एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा हो गया 5 6। दो कैसे चिपकेगा भाई? दो हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर चिपक गया, दूसरा हाइड्रोजन इधर चिपक गया, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ये दोनों का बॉन्ड नहीं, क्या बोलेंगे भाई? लोन पेयर। ये क्या हो गया? बॉन्ड पेयर। अब ये दोनों लोन पेयर ने बॉन्ड पेयर को ऐसे धक्का दे दिया। ये बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन से बताओ? इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन से बताओ? 2। इस बॉन्ड में भी कितने इलेक्ट्रॉन से? 2। ये जो बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन से, ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो लोन पेयर वो फ्री है, इन बॉन्ड को क्या किया? अंदर की ओर धक्का दे दिया। अंदर की ओर धक्का दिया तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बन गया। अभी हम पढ़ेंगे VSPR थ्योरी, बस VSPR थ्योरी में मोलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। तुम कहोगे सर यहां पर तो सीधा है भाई, दो चीज क्या हो सकता है? चाहे ऐसे बना लो, चाहे ऐसे बना लो, चाहे ऐसे बना लो, पर तीन चीज क्या हो सकता है भाई? तीन चीज का भी हो सकता है, तीन चीज का अरेंजमेंट कुछ ऐसा भी नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों हुआ? उसके पीछे लॉजिक क्या हुआ कि ये जो हमारा कौन है बताओ, ये कौन है बताओ? लोन पेयर है, बताओ लोन पेयर है। अरे यार इतना मोटा लोन पेयर है, अरे यार तुम भी लोन पेयर इतना बना दिए। ये हमारा लोन पेयर है, इन्होंने बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया, ये लोन पेयर ने क्या किया? इन बॉन्ड पेयरों को क्या कर दिया? थोड़ा पुश कर दिया, ठीक है, ताकि तुम लोग हमसे दूर रहो। क्यों? क्योंकि हम भी निगेटिव है, तुम भी निगेटिव है, थोड़ा अटके रहो। फिर इसको कहा थोड़ा चिपक के रहो, पीछे जाके रहो, ये दोनों को ऐसे कर दिया। अब क्या हो गया भाई? अब कौन है निगेटिव भाई? कौन निगेटिव ज्यादा है? ऑक्सीजन ज्यादा निगेटिव है, हाइड्रोजन कम निगेटिव है। तो हाइड्रोजन की तरफ से हमारा क्या हो गया? बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड डाइपोल मोमेंट ऐसे आ गया। दूसरा क्या होगा? ऐसे आ गया, नहीं आ गया? अब बताओ क्या होगा? अब कोई ऐसे जाता है, कोई ऐसे जाता है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? ऐसे नहीं जाएगा दोनों का रिजल्टेंट, दोनों का रिजल्टेंट वैसे बना दिया। अब देखो इसमें BF2 में बनाया, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, बी से बेरिलियम से, तो ये बॉन्ड इधर गया और इसका इधर गया, बेरिलियम पर कोई लोन पेयर नहीं है, तो क्या किया भाई? सीधा रखा, ये थी सीधा ऐसे रखा। ये क्या हो गया? ये वाला बॉन्ड ये वाले बॉन्ड को क्या कर दिया? कैंसिल किया। टोटल डाइपोल मोमेंट को ऐसे दिखा सकते हैं, बट नेट डाइपोल मोमेंट यहां पर हम क्या लिख सकते हैं बताओ? 0 भी लिख सकते हैं। फिर देखो यहां पर BF3 का बनाया, आपसे पूछेगा एग्जाम में, BF3 में क्या हो गया?
बोरेन के पास 3 इलेक्ट्रॉन था जो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो तीनों बॉन्ड क्या ना आइडेंटिकल बॉन्ड बनाए। तो ये जो हमारी लैटिस है, ये जो हमारी 3 डायमेंशन स्पेस है, अगर यहां पर हमको 3 बराबर बॉन्ड में बांटना है तो ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, इसके बीच का जो एंगल है वो 120 बना लिया और तीनों ऐसे फैल गए 120 एंगल पे। अब इस बॉन्ड का और इस बॉन्ड का रिजल्टेंट ये आया और ये इधर है, तो ये इस दोनों का रिजल्टेंट है, तो ये रिजल्टेंट इधर आया और ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर है, दोनों का नेट क्या होगा, डाइपोल मोमेंट 0। तुम कहोगे सर इन दोनों को मिलाकर यहां पर तो 2f होना चाहिए। नहीं सर, यहां पर f ही होगा। देखो अगर मान लो ये p है, ये भी क्या होगा बताओ, p है, इसका रिजल्टेंट तुम ऐसे सीखे हो, तो रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला सीखे थे, क्या सीखे थे, आर स्क्वायर बराबर बोलो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, बोलो प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना, ये नहीं पढ़ा था। अब बताओ यहां से क्या लिखेगा, कोई बच्चा बता देगा हमें। यहां p लिख दें, a की जगह p है यहां पर, ये p का स्क्वायर, दूसरा भी क्या लिखेंगे बताओ, p का स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे 2pp, क्या लिखेंगे कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री क्या होता है बताओ, माइनस का हाफ। कॉस 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है बताओ, नेगेटिव होती है, नहीं होती है कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती तो माइनस का हाफ होता है। तो क्या हो गया 2p स्क्वायर प्लस में 2p स्क्वायर माइनस में 1/2, 1/2 से 1/2 कट गया, क्या हो गया 2p स्क्वायर माइनस में p स्क्वायर, p स्क्वायर कट के क्या होगा p स्क्वायर, यानी r स्क्वायर किसके बराबर हो गया p स्क्वायर, यानी r किसके बराबर होगा बताओ p के। एक बात याद कर लो, सही बच्चे दिमाग में रख लो, क्या रखेंगे भाई कि एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा अगर मान लो कि सॉरी सर ऐसे है, बीच का एंगल 120 है, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, अगर ये हमारा a है और ये भी अगर ये है क्या होगा बताओ, यही आएगा। समझ गया। अब ये हमारा p है, ये हमारा p है, तो ये रिजल्टेंट p है और ये तो p है ही, तो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर देगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट फिर से क्या हो गया, 0 हो गया। यानी आपका BF3 का नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगा, BE2 बेरिलियम डाइपोलाइट का भी नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है, बट वाटर का नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है। ठीक है, वाटर का नेट डाइपोल मोमेंट कुछ होगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन आपको ऐसे दिखाना होगा, मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको अमोनिया बोलेगा तो अमोनिया का नेट डाइपोल मोमेंट भी ऊपर दिखाना पड़ेगा। समझ गया। तो इस तरीके से नेट डाइपोल मोमेंट की चर्चा आपको कर करके एग्जाम में बताना पड़ेगा। 1 मिनट स्टूडेंट, अभी बताता हूं, 1 मिनट। अब जैसे 1-2 बातें और कर लेते हैं, फिर तुम लोग थोड़ा बहुत बना लेना, एग्जाम में ये आएंगे, इसके लिए मैं कह रहा हूं। अब देखो ध्यान से, सही बात, जैसे HCl में सही बना दिया, बेरिलियम और हाइड्रोजन में देखा ना, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो किधर बनाया, इधर बनाया, इधर बनाया, 0 आए। कार्बन डाइऑक्साइड का बना हुआ है, कार्बन से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, क्या होगा भाई, ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा, 0 आए। ये बना हुआ है वाटर का, वाटर का ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो नेट क्या आ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। एनसीईआरटी बुक के थ्रू देख लेते। एक ये कंपाउंड आपसे पूछेगा, समझ में आ रहा है सब बच्चों को, ये क्या है, NH क्या है, 3 है, और एक क्या है NF3, इसी का पूछता है एग्जाम में। एग्जाम में ये पूछेगा आपको, NH3 का पूछेगा। देखो क्या बनाना है, नाइट्रोजन की तरफ ले गया, नाइट्रोजन की तरफ ले गया, नाइट्रोजन की तरफ ले गया, लोन पेयर का ऊपर ले गया, नेट किधर ले गया, ऊपर की। अब बताओ नाइट्रोजन और फ्लोरीन में कौन निगेटिव है, फ्लोरीन ज्यादा निगेटिव है, तो नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ गया, नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ गया, नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ गया, लोन पेयर ऊपर गया, लोन पेयर का क्या गया, ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट ऊपर गया। तो बताओ 3 नीचे आ रहा और 1 ऊपर जा रहा है, तो नेट क्या आएगा, नीचे आएगा। यानी आपको क्या देखा गया, NH3 का डाइपोल मोमेंट ऊपर की ओर है और NF3 का डाइपोल मोमेंट क्या है बताओ, नीचे।
ये डायग्राम बना के आपको क्या करना होगा, ये मोटे मोटे बने हुए हैं, पतले लाइन से भी आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट ऐसा ही बनाना है। हम आपके पास एनसीईआरटी बुक खोलेंगे, उसके थ्रू आप देख सकते हैं थोड़ा सा, जो जो एनसीईआरटी बुक में बना हुआ है उस चीज को हम बनाएंगे एग्जाम के लिए। डाइपोल मोमेंट वही पूछेगा जो एनसीईआरटी बुक में है, और कुछ नहीं पूछेगा। बुक 1 हो गया, चैप्टर हमारा 4 हो गया। जो जो स्ट्रक्चर एनसीईआरटी बुक में लुईस स्ट्रक्चर या कोई भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना, उसको आप अपने दिमाग में रख सकते हैं बॉस। वही एग्जाम के लिए क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस स्ट्रक्चर को देख के जाना। देखो वाटर के लिए बना हुआ है जो आपने बनाया भी है, BeF2 का बनाया है नेट डाइपोल मोमेंट। HF का बना रखा है, किसका बनाया है, BF3 का बना रखा है। बताओ ये किसका है, अमोनिया का है। ये जो लोब्स दिखा रहा है ये लोन पेयर को दिखा रहा है बच्चा पार्टी। लोन पेयर का जो ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट ये ऊपर की ओर गया है, नाइट्रोजन की तरफ, नाइट्रोजन की तरफ, नाइट्रोजन की तरफ। नेट किधर दिख रहा है बताओ, ऊपर की तरफ। बट NF3 में क्या दिख रहा है बताओ, कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, सब नीचे की तरफ। ये ऑर्बिटल ऊपर की ओर, 3 नीचे और 1 ऊपर, तो नीचे की ओर। तो इसी को एग्जाम में ऐसे अगर बना दिए तो कमाल हो गया। ठीक है, नहीं भी बना पाए, सिंगल सिंगल लाइन अगर बना दिए तब भी दे देंगे मार्क्स। बट आप कोशिश करना कि लोन पेयर को ऐसे एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग क्या कर दो, दिखा दो। दिखा दोगे तो ज्यादा अच्छे। तो ये पूछेगा एग्जाम में, आपके एग्जाम में अभी जो एग्जाम है तो थोड़ा सा बना लीजिए। और फिर मैं लेता हूँ VSPR थ्योरी की क्लास लेता हूँ अभी।